हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन, कंजर्व रहना मतलब क्या? कंजर्व रहने का मतलब है कि बढ़ना भी नहीं और कम भी नहीं होना, जैसा है वैसा ही रहना, रिमेन कांस्टेंट। कंजर्वेशन, कंजर्व का मतलब है कांस्टेंट रहना। ठीक है। अच्छा, अभी कंजर्वेशन हमें किसका करना है? लीनियर मोमेंटम, मतलब कि लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन करना है। तो लीनियर मोमेंटम क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू mv। तो P कांस्टेंट रहना चाहिए। P लीनियर मोमेंटम है, मास तो कांस्टेंट ही रहता है और वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए। मतलब कि ऐसा कुछ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। या तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट ना रहे तो इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना चाहिए, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अच्छा, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रही, वेलोसिटी में दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स कितना होगा? जीरो। समझ में आया? अच्छा, उल्टे तरीके से सोचे। फोर्स अगर जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, और एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए, सिर्फ सुनिए क्या बोल रहा हूँ। फोर्स अगर जीरो है तो क्या होगा? तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। ठीक है। आप अच्छा, कौन सा फोर्स? सबसे पहले तो ये बात आपको करने चाहिए, कौन सा फोर्स? तो पिछला जो वीडियो था न्यूटन थर्ड लॉ, उसमें हमने डिस्कस किया था कि इंटरनल फोर्स नहीं होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए। आप कार में जा रहे हो, आपका फ्रेंड आपके साइड में बैठा है, आप ड्राइव कर रहे हो और आपका फ्रेंड आपके साइड में बैठा है, उसको ऐसा लगता है कि मुझे कार की स्पीड इंक्रीज करनी है, तो वो कार में बैठे बैठे ही वो कार को ऐसे धक्का देगा, जो आगे जो कुछ भी है उसको ऐसे धक्का देगा, तो कार की स्पीड इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी कि क्या होगा? या तो ऐसा सोचो कि आपकी कार बंद पड़ी हुई है, आपको उसे धक्का देना है, तो आप अपने दोस्त को बोलोगे कि भैया उसको धक्का दे चल, तो वो कार में वहां पर बैठे बैठे उसको धक्का देगा। तो क्या कार चलेगी? नहीं। कैसे धक्का देना पड़ेगा? सबसे पहले तो आप मुझे ऐसा बोलो, कार को अगर हमें आगे चलाना है धक्का देके, तो कैसे धक्का देना पड़ेगा? ठीक है, शायद सोचा होगा आपने कि कार से हमें बाहर निकलना होगा, कार से हमें सेपरेट होना पड़ेगा और फिर पीछे जाके बाहर से फोर्स लगाना होगा। समझ में आया? अंदर बैठे बैठे क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। अगर हमें कार को रोकना भी है, आप बोलोगे सर कार को तो हम अंदर बैठ के ही चलाते हैं ना। हाँ, आप अंदर बैठ के चलाते हो, लेकिन आप कुछ ऐसा करते हो जिसकी वजह से बाहर का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कार को धक्का देगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अच्छा, आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं, फ्रिक्शन सिर्फ रोकता ही है, हेल्प नहीं करता चलने में, तो एक काम कीजिए, आप स्मूथ सरफेस सोचिए, 100% स्मूथ सरफेस। ठीक है, उसके ऊपर आप कार एक पड़ी है, उसको चला के दिखाइए, यू कैन। समझ में आया कि नहीं? नहीं चला के दिखा सकते, क्यों? क्योंकि कोई फोर्स लगाने वाला ही नहीं है, कोई बंदा पीछे से आगे लगाएगा फिर भी वो भी स्लिप हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, तो ये जो पूरा डिस्कशन अभी मैं कर रहा हूँ, उस डिस्कशन के करने का मतलब क्या है? उस डिस्कशन के करने का मतलब ये है कि दैट ओनली एक्सटर्नल फोर्स, only external force can cause acceleration in body। बच्चों, एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड बढ़ाने का ऐसा ही नहीं, स्पीड कम भी करने का, नेगेटिव एक्सेलरेशन, या तो डायरेक्शन चेंज करने का, कुछ भी करना है तो वो भी बॉडी के साथ कौन कर सकता है? एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, नॉट इंटरनल फोर्स।
इंटरनल फोर्स कुछ भी नहीं कर सकता, एक्सटर्नल फोर्स ही करता है। ठीक है, ये बात अब समझ लीजिए। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया तो, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज 0, देखो ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो होगा ही, ऐसा भी हो सकता है। क्या इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा? लग ही रहा है ना। ये ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए, इस ब्लॉक पे तो लगा ही रहा है। ठीक है, और ये जो सरफेस है ये उस पे लगा रही है, लेकिन हो क्या रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू 0 नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा ऐड करेंगे। क्या? नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0। ठीक है, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, ठीक है, तो देखिए एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू क्या होगा, एम ए। समझ में आया कि नहीं? पक्का? अच्छा, अभी ए इक्वल टू क्या है, 0, तो देयरफॉर एम ए इक्वल टू 0 है। ठीक है, अभी एम एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, dv बाई dt ऐसा लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू 0। या तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम, एम को अंदर ले या बाहर ले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एम वी इक्वल्स टू 0। अब डेरिवेटिव में हमने पढ़ा है कि किस चीज का डेरिवेटिव 0 होता है, जो चीज कांस्टेंट होती है उसका डेरिवेटिव 0 होता है। देयरफॉर एम वी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, देखो सबसे पहले जो मैंने बात की थी कि हमें किसको कांस्टेंट रखना है, मोमेंटम को, तो मोमेंटम कांस्टेंट, या तो मैं ऐसा बोलूं p इक्वल टू कांस्टेंट। सिर्फ अगर एक ही डायरेक्शन की बात करें तो, अगर वर्सेटाइल सोचना है तो चलो वर्सेटाइल सोचते हैं। वर्सेटाइल सोचना मतलब कि सभी डायरेक्शन के लिए अगर हमें सोचना है तो एम वी बार ले लेते हैं, पी बार ले लेते हैं। ठीक है, तो पी कांस्टेंट हो गया, लेकिन ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि पी कांस्टेंट हर बार नहीं होगा। कब पी कांस्टेंट 0, कब पी कांस्टेंट होगा, जब ये कंडीशन होगी, कौन सी, एक्सटर्नल फोर्स इज 0, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0। तो आइए इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, व्हेन नेट एक्सटर्नल फोर्स acting on system, when net external force acting on system is 0, its linear momentum always remain conserved। अभी ये डिपेंड करता है कि आप किसको सिस्टम चूज करते हो। क्या? किसको सिस्टम चूज करते हो? बच्चों अच्छी तरीके से देखो, एक बॉल है जिसका मास है m1, ठीक। अभी एक दूसरा बॉल है जिसका मास है m2, ठीक है, ओके। अभी इसकी वेलोसिटी है v1, इसकी वेलोसिटी है v2, ठीक है। तो इसका मोमेंटम कितना हुआ पहले बॉल का, इसका मोमेंटम हुआ p1 बार इज इक्वल्स टू m1 v1। इसका मोमेंटम कितना हुआ, p2 बार इज इक्वल्स टू m2 v2, ठीक है। अब ये दोनों जा रहे थे, v1 बड़ा है थोड़ा सा, ऐसा सोचो, तो कोलाइड हो गए। कोलाइड होने के बाद ये सिचुएशन कैसी है, बिफोर कोलिजन। ये मास है m1, ये मास है m2, ठीक, ओके।
ओके, अभी आफ्टर कोलिजन की अगर बात करें, आफ्टर कोलिजन, तो मुझे ऐसा बोलो कि क्या कोलिजन होने के बाद उन दोनों की वेलोसिटी जो पहले थी v1 और ये v2 वैसे ही रहेगी? नहीं, वो चेंज हो जाएगी। वो वेलोसिटी हो जाएगी v1 डैश और यहाँ पर हो जाएगी v2 डैश। ठीक है, ये है बॉल नंबर 1 और ये है बॉल नंबर 2। v1 डैश ये होगी v1 डैश और ये में भी पॉसिबल ज्यादा हो सकती है v2 डैश। ठीक है, अच्छा अब मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। ठीक, सुनिए आप। पहले बॉल का मोमेंटम P1 इक्वल टू कितना था? m1v1। ठीक है, अब उसका मोमेंटम कितना हो गया पहले बॉल का? सिर्फ अगर बात करें तो m1v1 डैश, मतलब क्या वो मोमेंटम कांस्टेंट रहा? नहीं रहा। क्यों कांस्टेंट नहीं रहा? दूसरी बात, यहाँ पर इसका मोमेंटम, दूसरे बॉल का मोमेंटम की बात करूँ अगर मैं, तो इसका मोमेंटम कितना था? m2v2 और कोलिजन होने के बाद क्या उसका मोमेंटम कांस्टेंट रहा? m2v2 डैश नहीं रहा। क्यों कांस्टेंट नहीं रहा? अच्छा, मोमेंटम अगर चेंज करना है तो वेलोसिटी चेंज करनी पड़ेगी, वेलोसिटी चेंज करनी है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छी तरीके से सुनिए। जब ये दोनों कोलाइड हुए, जब ये दोनों बॉल्स कोलाइड हुए उस टाइम पर क्या हुआ? कोलाइड हुए तब इन दोनों ने एक दूसरे पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाया। ठीक है, पहले वाले बॉल ने दूसरे वाले बॉल पे एस से फोर्स लगाया और फिर दूसरे वाले बॉल ने पहले वाले बॉल पे एस से फोर्स लगाया एट अ सेम टाइम। ठीक है, और दोनों फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ कैसे होंगे? सेम होंगे। ठीक है, अगर मैं सिर्फ पहले बॉल को कंसीडर कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए अच्छी तरीके से, सिर्फ पहले बॉल को ही मैं सिस्टम जैसा ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? सिस्टम। तो मैं सिर्फ पहले बॉल का जो, मतलब कि पहले बॉल पे जितना फोर्स लग रहा है उसी को मैं लूंगा, वो जितना लगा रहा है उसी को नहीं लूंगा। मतलब कि कौन सा फोर्स हम कंसीडर करेंगे? ये वाला जो उस पे लगा, मतलब कि कौन सी डायरेक्शन में लगा? इस डायरेक्शन में। तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगा और उसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में थी? देखिए इस डायरेक्शन में, तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, वो तो पक्का हो गया, समझ में आया? और इसीलिए उसका मोमेंटम क्या हुआ? चेंज हुआ। ठीक, ओके, अभी डिस्कशन खत्म नहीं हुआ, आप सुनते जाइए, समझ में आता जाएगा आपको। ठीक है, अभी हम बात करेंगे सेकंड बॉल की। तो सेकंड बॉल पे पहले बॉल ने फोर्स लगाया, हम सिर्फ सेकंड बॉल को ही अगर हम सिस्टम ले, सिर्फ सेकंड बॉल को, तो उस पे कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है? इस डायरेक्शन में। समझ में आया? क्यों? क्योंकि पहला बॉल जो फोर्स लगा रहा है वो तो उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स हो गया ना, क्योंकि वो तो उसके सिस्टम में है नहीं। ठीक है, तो ये हो गया फोर्स और उसकी वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में थी? इस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। उसकी वेलोसिटी बढ़ी तो उसका मोमेंटम भी बढ़ा। समझ में आया? ओके, पहले हमने पहले बॉल को ही सिस्टम लिया, मतलब कि उसकी एक ही फैमिली थी पहले, दूसरा वाला तो बाहर वाला हो गया। फिर हमने दूसरे बॉल को अकेले को एक ही फैमिली लिया, तो पहला बॉल उसके लिए बाहर की फैमिली हो गई। लेकिन अब हम इन दोनों को अगर एक फैमिली कंसीडर करें, अगर हम इन दोनों को एक ही फैमिली कंसीडर करें, आप अच्छी तरीके से सुन रहे होंगे बच्चों, क्या करें? इन दोनों को एक ही फैमिली कंसीडर करें, ये सारी, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको अगर हम एक ही फैमिली कंसीडर करें तो 1 ने 2 पे फोर्स लगाया,
वो भी हमें कंसीडर करना होगा। क्या कि 2 ने 1 पे फोर्स लगाया, वो कंसीडर करना होगा। तो वो तो फैमिली वाले ने ही फैमिली वाले पे फोर्स लगाया है, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक फैमिली वाले ने दूसरी फैमिली वाले पे फोर्स लगाया और दूसरी फैमिली मतलब सॉरी फैमिली के एक मेंबर ने दूसरे मेंबर पे फोर्स लगाया और दूसरे मेंबर ने पहले मेंबर पे फोर्स लगाया, तो ये मामला कोर्ट में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर वाला कोई फोर्स लगाने आया ही नहीं है। तो अगर हम इन दोनों को एक ही सिस्टम कंसीडर कर ले तब 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 हम क्या बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू 0 न्यूटन। क्यों? क्योंकि दोनों को हमने एक ही फैमिली कंसीडर कर लिया, मतलब कि बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, जब हम पहले वाले को ही एक फैमिली कंसीडर कर रहे थे तब एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं था, तब नॉन जीरो था। जब दूसरे वाले को ही सिर्फ एक ही फैमिली कंसीडर कर रहे थे तब भी एफ एक्सटर्नल 0 न्यूटन नहीं था। लेकिन जब हमने दोनों को एक साथ ले लिया तो ये दोनों फोर्स एक साथ कैंसिल हो गए एंड द नेट फोर्स इज अ 0 एक्सटर्नल फोर्स। और ये दोनों जो फोर्स है वो किस में आ गए? इंटरनल फोर्स में आ गए। कौन से फोर्स में आ गए? इंटरनल फोर्स में आ गए। तो अब जब हमने उनको एक ही फैमिली कंसीडर कर लिया है तो उस फैमिली का पहले कितना मोमेंटम था? तो देखिए m1v1 प्लस m2v2, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे इसलिए। अच्छा, मैं अगर वेक्टर लगा देता हूँ तो फिर डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि ऐसे वेक्टर एडिशन करेंगे, लेकिन अगर वो परपेंडिकुलर है तो अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर वो सब करेंगे। ठीक है, उसका कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ अभी ऐसा देखिए टोटल मोमेंटम इतना हुआ और फाइनल मोमेंटम m1v1 डैश बार प्लस m2v2 डैश डैश बार, तो ये हो गया फाइनल मोमेंटम। ठीक है, लेकिन अब देखो ये इस पूरी फैमिली को हमने एक ही सिस्टम कंसीडर कर लिया जिसपे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा है और वो भी बाहर किसी को कोई फोर्स नहीं लगा रही है। तो ऑब्वियस ही है, क्योंकि वो लगाएगी तो बाहर वाला लगाएगा ना। आप अगर सोता हुआ कुत्ता है उसको अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो वो आपको डिस्टर्ब करेगा, वरना नहीं करेगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये दोनों मोमेंटम एक दूसरे से कैसे होंगे? इक्वल होंगे। कैसे होंगे? इक्वल। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम कैसा रहा? कंजर्व। क्यों कंजर्व रहा? क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा था। क्यों बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा था? क्योंकि हमने इस जो गिवन सिस्टम है उसको एक ही सिस्टम कंसीडर कर ली। अब बच्चों आपको क्या पता है यूनिवर्स से बाहर कोई है? अगर नहीं पता है तो इसका मतलब बाहर से कोई यूनिवर्स पे फोर्स नहीं लगा रहा है। मतलब कि पूरे यूनिवर्स को अगर हम एक ही फैमिली कंसीडर कर ले तो जो भी फोर्स लग रहे हैं वो सारे इंटरनल हो गए, एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं। तो इसका मतलब लीनियर मोमेंटम ऑफ द यूनिवर्स इज अ कांस्टेंट। समझ में आया? अच्छा, ऐसे फैमिली को बोलते हैं आइसोलेटेड फैमिली या तो सिस्टम। तो इसका मतलब मैं एक डेफिनेशन और लिख रहा हूं। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, बच्चों आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है? जब आप पढ़ने बैठते हो तब आपको हमेशा याद रखो आपको आइसोलेटेड हो जाना चाहिए। ठीक है, कोरोना में आइसोलेशन हुआ था, तो कहने का मतलब आइसोलेशन मतलब सेपरेट। ठीक है, कोई उस पर फोर्स नहीं लगाएगा और वो भी किसी और पे फोर्स नहीं लगाएगी। सो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट लीनियर मोमेंटम always remain constant, always remain constant। ठीक है, ये भी एक स्टेटमेंट है। कांस्टेंट या फिर कंजर्व्ड। कैसा? कंजर्व्ड। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा शायद आपको। ठीक है, अब जब मैंने आइसोलेटेड सिस्टम लिख ही दिया है तो आपको इतना तो पता चल जाना चाहिए कि इसका मतलब ये है कि इसमें जो ये आइसोलेटेड सिस्टम है उसमें क्या होगा? ये वाली कंडीशन, एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू 0। समझ में आया? ओके, आइए अब इसके ऊपर के थोड़े से एग्जांपल सॉल्व करें ताकि आपको अच्छी तरीके से और क्लियर हो जाए।
देखो अच्छी तरीके से इस एग्जाम्पल को पढ़ो, क्या लिखा है। अ सोल्जर फायर्स बुलेट। अच्छा, एक सोल्जर बुलेट फायर कर रहा है। ईच ऑफ मास 50 ग्राम। मास ऑफ वन बुलेट, मास ऑफ वन बुलेट इज इक्वल्स टू 50 ग्राम। ठीक। फ्रॉम हिज ऑटोमेटिक राइफल विथ अ वेलोसिटी ऑफ 1000 मीटर पर सेकंड। क्या बात है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है, 1000 मीटर पर सेकंड, बहुत ज्यादा है। ठीक है। इफ he can bear a maximum force of 200 Newton on his shoulder. Maximum bearable force, ठीक है, कितना है, 200। मैंने बोला था ना वो न्यूटन थर्ड लॉ जब हम डिस्कस कर रहे थे तो पीछे वो रिकॉइल लगता है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट्स विच ही कैन फायर इन अ सेकंड, इन अ सेकंड मतलब कि 1 सेकंड। बच्चों अच्छी तरीके से देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर बुलेट इस तरह जाएगी तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, समझ में आया ना, उसको मतलब कि धक्का लगेगा, बुलेट को इधर फोर्स लग रहा है तो बुलेट इधर फोर्स लगाएगी और इधर पर्सन खड़ा है तो पर्सन के लिए तो हम अगर सिर्फ पर्सन को ले तो उसके लिए तो ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया जो बुलेट ने लगाया। अभी वो फोर्स कितना होगा, तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। समझ में आया कि नहीं, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास अभी एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है, अच्छा सोचो अगर हमने एक ही बुलेट चलाई तो पहले मतलब कि पहले उसकी वेलोसिटी 0 थी, बाद में कितनी हो गई v, और कितने सेकंड में, एक ही सेकंड में। तो इसका मतलब हमें क्या आंसर मिला, mv। ठीक है, किसके लिए, फॉर वन बुलेट इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, इसका मतलब क्या है, वन बुलेट कैन एक्सर्ट, याद क्या रखना है आपको अच्छी तरीके से, हम टाइम इंटरवल यहां पर कितना ले रहे हैं, 1 सेकंड। कितना टाइम इंटरवल ले रहे हैं, 1 सेकंड, उसको ध्यान में रख के मैं ये बोल रहा हूं। ठीक है, वन बुलेट, सॉरी, वन बुलेट कैन एक्सर्ट फोर्स इक्वल्स टू mv। बच्चों इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी आया, किस तरह, वो मैं पहले देखिए, ये सिस्टम हमने ली जिसमें हमने लिया बुलेट प्लस गन। ठीक है, बुलेट प्लस गन, उसको हमने एक सिस्टम ले लिया, दोनों पहले स्टेडी थे इसलिए टोटल मोमेंटम कितना, 0। फायरिंग होने के बाद, जो ये दूसरा डॉट ड्रॉ कर रहा हूं ना, ये फायरिंग होने के बाद की सिचुएशन है। बुलेट किधर गई, इधर। ठीक है, और गन किधर गई, इधर। तो बुलेट है तो बुलेट का मास कितना है, मास ऑफ बुलेट। ठीक है, और इधर किसका मास है, मास ऑफ गन। समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो इधर मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट और मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन, तो इतना जो मोमेंटम है वो किस पे ट्रांसफर हो जाएगा, मैन को, और ये मोमेंटम उधर बुलेट को ट्रांसफर हुआ। लेकिन देखिए इसमें हम क्या बोल सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, या तो थोड़ा इधर आ जाओ, मैन को कितना मिला, मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन, इतना मोमेंटम मिला। अभी हमारे पास गन का मास भी नहीं है और वेलोसिटी ऑफ गन भी नहीं है, लेकिन हमें यह पता है कि पहले मोमेंटम 0 था तो बाद में भी मोमेंटम कितना रहना चाहिए, 0। तो पहले का तो 0 पता है, बाद में दोनों मूव कर रहे हैं, कौन कौन, गन भी मूव कर रही है और बुलेट भी मूव कर रही है। तो गन का मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन, माइनस, माइनस क्यों किया, बिकॉज दे आर ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, देखिए
मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल्स टू मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो इतना जो मोमेंटम वो मैन को मिला वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया है, mv। ये दोनों क्या है, मास ऑफ बुलेट एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अच्छी तरीके से आप याद रखो। अब one bullet can exert force this much, therefore n bullets can exert force equal to f। तो अच्छी तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे प्रोपोर्शनलिटी मेथड से तो वो हो जाएगा एन एम वी। इस फॉर्मूला को अच्छी तरीके से याद रखना बच्चों, और याद रखना कि ये इतनी बुलेट्स कितनी सेकंड में, एक ही सेकंड में। फॉर एग्जांपल एक फायर की जी, ओके, दो बुलेट एक सेकंड में मतलब जी जी, तीन बुलेट मतलब डू डू डू, ऐसा। ठीक है, आपको हंसी आ रही होगी। अच्छा, वो तो मतलब कि अगर बहुत ज्यादा बुलेट फायर होती है तो ऐसा फायर फायर होता है ना, ऐसा। अभी देखिए मैक्सिमम फोर्स वो कितना बियर कर सकता है सोल्जर, 200। तो हमें नंबर ऑफ बुलेट फाइंड करनी है। ठीक है, और मास ऑफ बुलेट कितना था, 50 ग्राम। तो 50 अपॉन 1000, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी थी, 1000। तो ये 30 गेट कैंसल्ड एंड व्हाट आंसर वी कैन से 50 अपॉन 200। तो इसका मतलब कितना है, 4 बुलेट पर सेकंड, 4 बुलेट्स पर सेकंड। अच्छी तरीके से याद रखना। 4, therefore soldier can fire, therefore soldier can fire 4 bullets per second। अगर वो 300 न्यूटन फोर्स बियर कर सकता तो कितना होता, तो 600 300 अपॉन 5, तो 6 बुलेट पर सेकंड। समझ में आया। वैसे ये 4 बुलेट अगर आप एक भी फायर करो तो आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है, ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों। अच्छा देखो, एक और एग्जांपल देखो। अ पर्सन ऑफ मास 60 किलोग्राम इज स्टैंडिंग ऑन अ राफ्ट, बेयर ग्रिल से मैन वर्सेस वाइल्ड। अच्छा, मास ऑफ पर्सन क्या है, मास ऑफ पर्सन 60 किलोग्राम। ठीक है, स्टैंडिंग ऑन अ राफ्ट ऑफ मास 40 किलोग्राम। वो राफ्ट है जिसका मास कितना है, 40 किलोग्राम। इन अ लेक द डिस्टेंस ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द बैंक इज अ 30 मीटर। अच्छा देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ थोड़ा सा ड्रॉ करना चाहूँ तो ये है राफ्ट और यहाँ पर है बैंक। ठीक है, और ये क्या है, राफ्ट। अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, इसको राफ्ट बोलते हैं, और एक बंदा यहाँ पर है। अच्छा, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ ताकि अच्छी तरीके से दिखा पाओ। ओके, सॉरी अगर अच्छा डायग्राम नहीं हुआ तो अभी ये बंदा यहाँ से कितनी दूरी पे है, क्या दिया हुआ है, 30 मीटर बैंक से। बंदा, ये पर्सन, ठीक है, और ये राफ्ट। ठीक है, फिर क्या है, इफ द पर्सन स्टार्ट रनिंग टुवर्ड्स द बैंक विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये बंदा दौड़ने लगा कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड। देन व्हाट विल हिज डिस्टेंस बी फ्रॉम बैंक आफ्टर 1 सेकंड। तो बैंक से कितनी दूरी होगी। देखो बच्चों, बहुत इजी तरीके से, प्लीज मत जाओ 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ने लगा तो आप बोलोगे सर 1 सेकंड में 10 मीटर कवर किया। ओके, कोई बात नहीं, 30 मीटर डिस्टेंस था तो 10 मीटर कवर कर लिया तो डिस्टेंस 20 मीटर होगा अगर इतना इजी होता तो मैं इसको मोशन इन स्ट्रेट लाइन के एग्जांपल में करवाता। ठीक है। अच्छा, अगर स्ट्रेट रोड पे वो बंदा दौड़ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन 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 क्या, लेकिन यहाँ पर तो पानी है। पानी है तो क्या हुआ, काले है तो क्या हुआ, दिल वाले है ऐसा।
पानी है तो क्या हुआ? पानी है तो ये हुआ बच्चों कि वो पर्सन जब दौड़ने लगेगा तब वो राफ्ट पे फोर्स लगाएगा ना, और राफ्ट कोई स्टेडी तो है नहीं। तो इसका मतलब ये है कि पर्सन दौड़ने के लिए इधर जाएगा पहले तो, ठीक है, और वो राफ्ट पे फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से राफ्ट पीछे जाएगा। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू बैंक। समझ में आया? एंड अगर आप 10 की बात कर रहे हैं ना, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू राफ्ट। वो किधर? इधर। अभी बंदा राफ्ट पे है, बात को समझो अच्छे तरीके से, बंदा किस पे है? राफ्ट पे। राफ्ट अगर पीछे जाएगा तो क्या बंदा भी पीछे नहीं जाएगा? ये देखो, वेक्टर से सॉल्व करो। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू राफ्ट। अगर राफ्ट पीछे जाएगा तो उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी इधर आएगी। किसकी? किसकी? राफ्ट की। वेलोसिटी ऑफ राफ्ट, इधर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बैंक। तो जो इतना बचा ना, इतना, ये होगा क्या? वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू बैंक। बच्चों एक बहुत सिंपल है, अगर राफ्ट को सोचो कि कोई खींच रहा है इधर, ओके, बहुत जोरों के फोर्स से खींच रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? आप सिर्फ खड़े हो और राफ्ट की स्पीड सोचो कि 10 मीटर पर सेकंड है, तो आप अपनी स्पीड भी 10 मीटर पर सेकंड बोल सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू बैंक। समझ में आ रहा है? और सोचो कि अचानक आप चल पड़े राफ्ट पे, कितनी स्पीड से? 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो जो बंदा बैंक पे खड़ा है उसको आपकी स्पीड 11 दिखेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको अच्छी तरीके से मैं क्या बोल रहा हूं? लेकिन अगर राफ्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या होगा? तो वो वेलोसिटी आपकी वेलोसिटी में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी बच्चों। क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट। आपने वो ट्रेडमिल नहीं देखा जिसमें जिम में सब प्रैक्टिस करते हैं? ट्रेडमिल जितना आगे जाता है उतना ही हम, सॉरी, वो जितना पीछे जाता है उतना ही हम आगे जाते हैं, तो इसीलिए हम वहीं के वहीं रहते हैं। अगर हम ज्यादा स्पीड से चलने लगे तो आगे चले जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर हम ऐसा कंसीडर करेंगे कि भैया जो ये पर्सन है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी किसके विथ रिस्पेक्ट टू? राफ्ट के विथ रिस्पेक्ट टू, जिसकी वजह से पर्सन थोड़ा सा तो आगे जाएगा ही। ऐसा नहीं है कि पर्सन 10 मीटर पर सेकंड से आगे जाएगा राफ्ट पे तो राफ्ट भी 10 मीटर पर सेकंड पीछे चला जाएगा और पता चलेगा कि पर्सन वही का वही है ट्रेडमिल की तरह। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, अभी देखो वो ऐसा होगा क्यों? क्योंकि पर्सन का मास कितना है? 60 किलोग्राम, और राफ्ट का मास कितना है? 40 किलोग्राम। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए दोनों की स्पीड कैसी होगी? डिफरेंट होगी। ठीक है। अच्छा, अब देखो, लेट्स कंसीडर, लेट्स कंसीडर राफ्ट प्लस पर्सन एज वन सिस्टम। ठीक है, एक फैमिली, कौन? राफ्ट और पर्सन। अभी पर्सन राफ्ट पे फोर्स लगाएगा और राफ्ट पर्सन पे, मतलब कि एक ही फैमिली के मेंबर एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? therefore here f external is equals to 0। समझ में आया? राफ्ट और पर्सन को एक ही फैमिली कंसीडर कर लिया। पर्सन चलने के लिए किस पे फोर्स लगा रहा है? राफ्ट पे। और राफ्ट पे न्यूटन का थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग किस पे फोर्स लगाएगा? पर्सन पे। तो इसका मतलब नेक्स्ट फोर्स कितना हो गया? 0। अच्छा, देयरफॉर पी नेट इनिशियल, मतलब कि उसने चलना शुरू किया उससे पहले, इज इक्वल्स टू पी नेट फाइनल। ठीक, अभी देखो ये पी नेट इनिशियल कितना था? तो 0। 0, समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि दोनों स्टेडी थे, राफ्ट और पर्सन। ऐसा सोचो कि ये पानी भी स्टेडी है, कोई जा नहीं रहा है। ठीक है, और फाइनल में मास ऑफ पर्सन इंटू वेलोसिटी ऑफ पर्सन माइनस मास ऑफ राफ्ट इंटू वेलोसिटी ऑफ राफ्ट। माइनस क्यों किया? माइनस क्योंकि राफ्ट और पर्सन दोनों एक दूसरे से अपोजिट में जाएंगे। ठीक है, समझ में आया अच्छी तरीके से? सो व्हाट वी कैन से,
मास राफ्ट वेलोसिटी राफ्ट इज इक्वल्स टू मास ऑफ पर्सन वेलोसिटी ऑफ पर्सन। अभी मास ऑफ राफ्ट कितना था 40, वेलोसिटी ऑफ राफ्ट पता नहीं, मास ऑफ पर्सन कितना 60, वेलोसिटी ऑफ पर्सन कितना 10। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, ये एक जीरो कैंसिल हो गया। सो वेलोसिटी ऑफ राफ्ट इज 6 मीटर पर सेकंड। सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड लिया है, ठीक है। और इधर माइनस किया इसलिए मैं इधर क्या लिख दूंगा, इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पर्सन। अच्छा, अब थोड़ा सा समझो। क्या समझो, वो बंदा इधर पहले 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था और वो बंदा राफ्ट पे था, तो राफ्ट पीछे कितनी स्पीड से गया, 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गया, ठीक है। तो वो बंदा कितनी स्पीड से ग्राउंड की ओर आएगा ऐसा आपको लगेगा, इतनी स्पीड से। और ये कितनी स्पीड हो गई 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ पर्सन, वेलोसिटी ऑफ पर्सन with respect to bank is equals to 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। टूवर्ड्स बैंक, टूवर्ड्स बैंक। अब इजी हो गया, ठीक है। राफ्ट पीछे जाएगा इसलिए उसकी 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चली गई बच्चों 10 में से, ठीक है। वो राफ्ट खा गया। अगर राफ्ट भी 10 की स्पीड से जाता तो ट्रेडमिल जैसा हो जाता, बंदा वही का वही। आप प्लीज ऐसा मत सोचो कि सर अगर राफ्ट खत्म हो गया तो, ठीक है। अच्छा ऐसा हुआ तो इसका मतलब देखिए 4 मीटर पर सेकंड दिया है ना, ओके। देयरफॉर आफ्टर 1 सेकंड, आफ्टर 1 सेकंड डिस्टेंस ऑफ पर्सन फ्रॉम बैंक, फ्रॉम बैंक इज इक्वल टू, अच्छा पहले कितना डिस्टेंस था बच्चों 30 मीटर, उसमें से 1 सेकंड के बाद है ना तो 4 माइनस कर दो। सो 30 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 26 मीटर, ठीक है। ये तो पहली बार है आप लोग इसीलिए इतना लंबा एग्जाम्पल चला, ठीक है। वरना जब भी ऐसा एग्जाम्पल आए ना तो डायरेक्टली यहाँ से ही एम आर वी आर इक्वल टू एम बी वी पी करके डायरेक्टली इसको निकाल लो, इसको निकाल के मेन वेलोसिटी में से माइनस कर दो, ठीक है। आपका एग्जाम्पल 15 या 20 सेकंड में इजीली हो जाएगा। देखो ऐसा एग्जाम्पल कॉम्पिटिटिव में भी आया था और बोला था कि क्या, कि उसका जो डिस्टेंस है ये 30 मीटर, ठीक है। 2 सेकंड के बाद वो डिस्टेंस हो जाता है 20 मीटर। कितना हो जाता है 20 मीटर ऐसा बोला, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, तो देखिए 30 माइनस 20 हो गया 2 सेकंड के बाद, तो इसका मतलब 1 सेकंड के बाद कितना हो गया होगा 25 हो गया होगा। तो मतलब कि नेट वेलोसिटी कितनी मिलेगी, अगर 5 मिलेगी। नेट 5 कब मिल सकती है, इधर 10 है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें फाइंड करने को बोला, तो इसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी 5, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। तो इजीली आप ऐसे एग्जांपल कर सकते हो अगर इस कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझे हो तो। ये हमने क्या यूज किया बच्चों यहाँ पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। एक एग्जांपल और लेता हूं, देखो ये भी फेमस एग्जांपल है। अ बॉम्ब इन द स्टेडी स्टेट एक्सप्लोड इन 3 फ्रेगमेंट। पहले मुझे बोलो क्या बॉम्ब को आप बाहर से जोर से बेट मारते हो ताकि वो एक्सप्लोड हो जाए, नहीं। बॉम्ब को एक्सप्लोड होता है, बॉम्ब एक्सप्लोड्स बाय इंटरनल फोर्स ओनली। कौन सा फोर्स, इंटरनल फोर्स ओनली, अच्छी तरीके से याद रखना। इसका मतलब F एक्सटर्नल इक्वल्स टू 0 न्यूटन इन एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, ठीक है। इसीलिए तो अगर उसके 2 फ्रेगमेंट हो गए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस बनेगा, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का मोमेंटम कैंसिल करेंगे। क्यों, क्योंकि इनिशियल अगर 0 है तो फाइनली भी 0 रहना चाहिए ना। अच्छा मतलब कि जो छोटा फ्रेगमेंट है वो ज्यादा स्पीड से जाएगा और जो बड़ा फ्रेगमेंट है वो कम स्पीड से, मास इनटू वेलोसिटी मेंटेन होना चाहिए, ओके।
बॉम्ब इन द स्टेडी स्टेट एक्सप्लोड इनटू 3 फ्रेगमेंट। क्या बात है, यहाँ पर तो 3 फ्रेगमेंट की बात की है। द 2 फ्रेगमेंट ऑफ इक्वल मास मूव विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड in mutually perpendicular direction. The mass of the third fragment is equal to 3 times mass of each of these two fragments. Find the magnitude and direction of the velocity of third fragment. अच्छा, अच्छी तरीके से देखो, ये बॉम्ब पहले स्टेडी था। कैसा था? स्टेडी। एक फ्रेगमेंट इधर गया टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, दूसरा फ्रेगमेंट इधर गया टुवर्ड्स वाई एक्सिस। इस फ्रेगमेंट का जो मास है उसको m ले लो, इस फ्रेगमेंट का जो मास है उसको भी क्या ले लो? m ले लो। इसकी वेलोसिटी कितनी? 30 मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी भी कितनी? 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो थर्ड फ्रेगमेंट जो है वो ऑब्वियस है इधर जाएगा, z एक्सिस नहीं है ये, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में ही है। ओके, और उसका मास थोड़ा ज्यादा है, कितना है? 3m। आप बोलना, आप प्लीज ऐसा मत सोचो कि सर आपने फ्रेगमेंट तो रियल बॉम्ब से भी बड़ा कर दिया। इनिशियल मोमेंटम कितना था? 0। p इनिशियल इक्वल्स टू p फाइनल होना चाहिए। p इनिशियल 0, p फाइनल मतलब कि पहले का मोमेंटम प्लस दूसरे का मोमेंटम प्लस तीसरे का मोमेंटम। पहले का मोमेंटम देखो तो वो हो जाएगा 30m आई कैप। दूसरे का मोमेंटम देखोगे तो वो हो जाएगा 30m जे कैप। सॉरी, तीसरे का अगर देखोगे तो वो हो जाएगा 3mv बार। वो हमें पता नहीं है, तो चलो लगाइए पता। 3mv बार इज इक्वल्स टू क्या होगा? -30m आई कैप -30m जे कैप। हो गया? ओके, सिंपल मैथमेटिक्स। कुछ कट हो रहा है, m m m कट हो रहा है, so what is v बार? माइनस, अभी ये 3 भी कट हो गया, तो -10 आई कैप -10 जे कैप। ठीक है, अगर इसमें से अगर हम 10 कॉमन निकाल ले तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात करें, सो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड विल बी 10 को पहले ऐसे लिख देता हूँ और इधर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, एक्चुअली -1 का स्क्वायर, लेकिन दोनों का प्लस ही हो जाएगा। सो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी 10√2। कितना होगा? 10√2 मीटर पर सेकंड। अच्छा, एक चीज और, थीटा की बात करें तो थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स, पहले ये कंपोनेंट -1 अपॉन -1, तो 45 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू दिस, मतलब कि विथ रिस्पेक्ट टू नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अच्छा, अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये जो थर्ड फ्रेगमेंट है वो इधर जाएगा तो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? 45 डिग्री। ठीक है, और उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 10√2। एक और मेथड है बच्चों, शॉर्टकट वाली, अब देखो अच्छी तरीके से। ठीक है, मैं हर बार बच्चों को यह रिकमेंड करता हूँ, लेकिन वो मेथड भी आपको भूलनी नहीं है। ठीक है, इधर क्या था? कितनी स्पीड थी? 30 थी ना, 30m। इधर स्पीड कितनी थी? 30m। बैलेंस हो जाना चाहिए। सोचो, इधर स्पीड कितनी है? 3mv। अभी हमें पता नहीं है कितने एंगल पे गया, इसको क्या ले लेते हैं? थीटा। तो इधर कितना कंपोनेंट हो जाएगा? 3mv cos थीटा, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 3mv sin थीटा। चूंकि सब कुछ जीरो है, इसीलिए इस कंपोनेंट को इस कंपोनेंट के साथ इक्वेट कर दो और इस कंपोनेंट को इसके साथ इक्वेट कर दो, तो क्या मिलेगा देखिए। 3mv sin थीटा इज इक्वल्स टू 30m, 3mv cos थीटा इज इक्वल्स टू 30m। ठीक है, तो m
m कैंसल, इधर भी m कैंसल, और ये मिलेगा 10 और ये भी मिलेगा 10. So what we got? v sin theta is equals to 10, v cos theta is equals to 10. ठीक है, समझ में आया अच्छी तरीके से। अच्छा, अब पहले डिवाइड कर दो इन दोनों को। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। जब हम इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स पढ़ेंगे ना तब ऐसा ही करने वाले हैं। तो हमें अगर इसको डिवाइड करते हैं 1/2, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर डिवीजन करते हैं तो वी कट हो जाएगा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होगा? टेन थीटा, और 10/10 1, तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना मिला? 45 डिग्री। डायरेक्टली इधर मिल गया 45 डिग्री, और फिर थीटा इक्वल टू 45 किसी एक में रख दो, तो v 1/√2 इज इक्वल्स टू 10, तो क्या मिलेगा? v इज इक्वल्स टू 10√2। तो स्पीड भी मिल गई। ठीक है, बहुत इजी तरीके से। अगर कॉम्पिटिटिव में सॉल्व कर रहे हो तो मैं रिकमेंड यही मेथड करूंगा। ठीक है, लेकिन वो कंसेप्ट वाली मेथड है, उसको भी भूलना नहीं। अगर 3 4 5 फ्रेगमेंट है तो वो मेथड काम में आएगी। ठीक है, तो यहाँ हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अच्छी तरीके से डिस्कस किया। इसको ध्यान से पढ़िए और इसके ऊपर के एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस नेक्स्ट कंसेप्ट। ओके, थैंक यू एंड नमस्कार।